नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो बहुत ही अलग अलग फाइनेंस के पहलुओं पर आपकी खास तैयारी करता है, आपको ऐसी इंसाइट्स देता है जो आपको निवेश के मामले में एक जागरूक निवेशक बनाती है और इसके साथ ही आपको उसकी पेचीदगियों के बारे में भी तमाम जानकारियां देती है। और आज के शो में भी ऐसे ही कई अहम पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बचत कर सकते हैं, बचत के कौन कौन से तरीके हैं। इसके अलावा आजकल किस तरह से मार्केट में जो बातें हैं उसमें किस तरह से नौकरियों को लेकर आशंकाएं बनी हैं और क्या कहते हैं ये संकेत, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के शो में क्या है खास। तो सबसे पहले हम आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है नेशनल पेंशन स्कीम। जी हाँ, एनपीएस सब्सक्राइबर ध्यान दें, एक स्कीम जो आपको रिटायरमेंट के बाद खुशियां देगी। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस किस तरह से आपको बेफिक्र बना सकता है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के क्या हैं फायदे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद आपको फायदा पहुंचाती है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस से अगर आप नाखुश हैं तो क्या करें, क्या आपके पास कुछ विकल्प हैं? जी हाँ, अब नापसंद हेल्थ इंश्योरेंस भी आसानी से पोर्ट हो सकेगा। क्या है उसकी प्रक्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने की आनाकानी तो नहीं चलेगी इन कंपनियों की मनमानी। इसके अलावा जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि नौकरी जाने पर क्या करें लोग, बिना नौकरी कैसे होगा गुजारा, मंदी की आशंका के बीच हायरिंग और फायरिंग के खेल के बीच कैसे बनाएं संतुलन। जी हां, किस तरह से किन सेक्टर्स में उम्मीद है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमेशा की तरह आपको हम बताएंगे कैसे बनाएं संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े सवाल आप हमें भेजें ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर अपना सवाल पूछने का आसान तरीका है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेजें। आप अपना सवाल व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। वहीं तो सबसे पहले अब हम जो बात करने वाले हैं वो एनपीएस की है। जी हाँ, एनपीएस सब्सक्राइबर ध्यान दें क्योंकि ये एक स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद खुशियां लाएगी। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस आपको किस तरह से बेफिक्र बनाएगा, एनपीएस में निवेश के क्या हैं गुरु मंत्र और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के क्या हैं फायदे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं करा दूं। संतोष नवलानी साहब हैं हमारे साथ जो कि ईटी मनी के सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत संतोष जी आपका ईटी नाम स्वदेश में। सवाल सबसे पहले, सबसे आसान सवाल, एनपीएस है क्या और इसमें निवेश का जब हम करते हैं तो उसका तरीका क्या है? हाय प्रशांत, एनपी जैसे कि आपने बताया एक रिटायरमेंट स्कीम है। ये पीएफआरडीए जो रेगुलेटर हैं वो मैनेज करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। और सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि ये एक ऑल्टरनेटिव है इंडियन प्राइवेट सिटीजन्स को जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करते हैं, उनके लिए एक पेंशन अर्न करने का तरीका है। और ये मैं कहता हूँ कि ये वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट कॉस्ट रिटायरमेंट सॉल्यूशन है। इससे सस्ता रिटायरमेंट सॉल्यूशन पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। इसकी कॉस्ट सालाना जो फंड मैनेजर चार्ज करता है वो 0.1% के आसपास होती है। ये इवन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से भी सस्ते होते हैं। तो एनपीएस बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव है टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दोनों की से अलग है कंपेयर टू जो कि वो दोनों चीजें आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देती हैं। एनपीएस आपको भले ही फिक्स रिटर्न देता नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें पूरी अपनी जिंदगी भर इन्वेस्ट करते हैं, जब से आप जॉब शुरू करते हैं और 60 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है आप कई ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए कंपेयर टू ईपीएफ एंड पीपीएफ। तो इसको समझते हैं इसमें एक्चुअली है क्या। ये एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम है।
टिपिकली ईपी रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती हैं उनको एक फिक्स्ड पेंशन दी जाती है। पहले से एक कम्युनिकेशन फिक्स होता है कि जब रिटायर होंगे तो उनकी कितनी पेंशन मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन वो मॉडिफाई भी होती है, लेकिन वो बेनिफिट ड्रिवन है कि आपको कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। एनपीएस में गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अपना पैसा इक्विटीज, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे रिटर्न देखा गया है कि 11 से 12% भी दिया गया है इन द पास्ट। और अगर ये आप कंपाउंडिंग को जोड़ें तो ये कहीं ज्यादा रिटर्न हो सकता है कंपेयर टू पीपीएफ ईपीएफ। तो मैं कहूंगा कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है इंडियन प्राइवेट सिटीजन्स के लिए, और वो अपनी टैक्स भी बचा सकते हैं एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए, और एक पेंशन का एक जरिया प्राप्त कर सकते हैं अपनी सीनियर लाइफ के दौरान। एक चीज और संतोष जी समझना चाहेंगे, क्या एनपीएस की जो राशि है उसे एक मुश्त निकालने की भी सुविधा होती है? अगर है तो इसमें किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? सो एनपीएस एक्चुअली एक लॉक्ड इन प्रोडक्ट है प्रशांत। जो भी इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट करता है हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको 60 साल तक की एज में करना है। पीएफआरडी ने कुछ रेगुलेशंस चेंज किए हैं, जैसे कोई इमरजेंसी डिफाइंड केसेस के अंदर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अब 5 साल के बाद, लेकिन वो एक्चुअली इमरजेंसी सिचुएशंस हैं या फिर डिफाइंड स्कीम्स हैं कि आप कब पैसा निकाल सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ये एक लॉक्ड इन प्रोडक्ट है। आप 60 साल की जब आपकी एज हो जाएगी तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर 60% पैसा विड्रॉ कर सकता है, और 40% पैसे को कंपलसरी एन्युटी करनी पड़ती है। आप जो 60% है उसको डेफर भी कर सकते हैं, 40% को डेफर कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन आप एक टाइम पे आप 60 साल की एज के बाद 60% ऑफ द पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी आपको कंपलसरी एन्युटी करनी पड़ेगी। और ये एन्युटी से आपको मंथली इनकम आती है, कि उस टाइम पे जो एन्युटी रेट्स चल रहे होंगे उसके हिसाब से होंगे। जैसे आज के रेट्स 5 से 6% चलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आप एन्युटी खरीद सकते हैं, वैसे आपको मिलेगा, लेकिन 60% आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं द मोमेंट यू टच 60 ईयर्स ऑफ एज। और संतोष, ये तो बात हो गई कि एनपीएस है क्या और इसकी क्या चीज़ें हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रक्रिया की, तो किस किस तरीकों से हम एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं? एनपीएस अकाउंट आप एक्चुअली 2 तरीके हैं। आप अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट गवर्नमेंट में आप हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उनका पेंशन 2004 के बाद मोस्टली ऑल द पीपल को एनपीएस में माइग्रेट किया गया है कंपलसरीली। और आप एक प्राइवेट सिटीजन हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके थ्रू अपनी जो आपकी मंथली सैलरी है उसमें से डिडक्शन लेके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री भी होता है। और या फिर आप एक निजी या पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए। इसमें अप टू 2 लाख रुपीस की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ईडी मनी ऐप जैसी सुविधाएं अवेलेबल हैं जहां पे आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं अपना। इसमें आपको एक पैन नंबर मिलेगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि पोर्टेबल है। आप उसको आपकी लाइफ भर वो अकाउंट नंबर फिक्स हो जाता है और आप उसमें कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 500 रुपए पर एनम कंपलसरी है, और 2 लाख की टैक्स सेविंग भी आप अवेल कर सकते हैं। मतलब कि 60,000 के ऊपर की आपकी एनुअल सेविंग्स ऑफ टैक्सेस भी हो सकती है इसके अंदर। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट टाइप की सुविधाएं अवेलेबल है। टीयर 1 अकाउंट में ही आपको टैक्स सेविंग सुविधा अवेलेबल है, टीयर 2 में नहीं होता है, और कंपलसरीली आपको टीयर 1 ही खोलना
पड़ता है पहले, उसको एक्टिवेट करने के बाद ही आप टीयर 2 की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन हम फोकस करते हैं टीयर 1 पे, क्योंकि वो एक पेंशन प्रोडक्ट है, टीयर 2 एक पेंशन प्रोडक्ट नहीं है। तो टीयर 1 पे जब आप फोकस करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एक्टिव चॉइस, एक होता है ऑटो चॉइस। तो इन्वेस्ट करने के दो नियम है, एक्टिव और ऑटो। इसमें जब आप एक्टिव चॉइस सिलेक्ट करते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद डिफाइन कर सकते हैं कि कितना आपको इक्विटीज में करना है, कितना आपको डेट में करना है, कॉर्पोरेट डेट, कितना आपको गवर्नमेंट डेट में करना है, और कितना आपको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में करना है। तो चार तरीके के ऐसे क्लासेस अवेलेबल हैं। और ऑटो चॉइस करेंगे तो उसके अंदर आपका पैसा ऑटोमेटिकली इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट और एआईएफ में इन्वेस्ट होगा, और ये सब पैसे को ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होता है। उसके कुछ नियम में हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, लेकिन प्रैक्टिकली दो तरीके हैं वंस यू ओपन अकाउंट, एक्टिव और ऑटो चॉइस। और मैं कहूंगा कि एक्चुअली दोनों बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप जितने सतर्क इन्वेस्टर हैं या जानकार इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से आप एक्टिव चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑटो चॉइस भी काफी बेहतरीन ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। बिल्कुल। और संतोष जी, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, और बड़ा पेचीदा लग रहा है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, हालांकि बहुत आसान तरीके से आप बता रहे हैं कि जो इनकम टैक्स की छूट है वो इसमें किस तरह से काम करती है, ज़रा बताएं। इनकम टैक्स अप टू 2 लाख रुपीज आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसपे टैक्स डिडक्शन अवेलेबल है, आपको टैक्स एग्जेम्प्टेड आपकी इनकम हो जाती है। आप सालाना चाहें तो कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन टैक्स की छूट आपको आपके पहले 2 लाख रुपए पे ही मिलेगी इन ए फाइनेंशियल ईयर। इसमें से 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन आप सेक्शन 80C के बेनिफिट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 50,000 अलग से सिर्फ एनपीएस की सुविधा है इन सेक्शन 80CC D2 में अंदर। और दोनों को क्लब करके 2 लाख की सेविंग्स आप कर सकते हैं, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जिसपे आपको, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं तो अप टू 64,000 रुपीज के आसपास आपकी सेविंग सालाना हो जाती है। संतोष, एक और ज़रूरी पहलू, इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? हमने सरकारी कर्मचारियों की बात की, लेकिन इसके अलावा अगर हम भारत में रहने वाले नागरिकों की बात करें, भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों की बात करें, तो क्या कोई विशेष व्यवस्था इसमें? आई थिंक वो अवेलेबल है प्रशांत। उसमें कुछ पेचीदा रूल्स हैं कि कौन किस टाइप के एनआरआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं शायद उस पर डिटेल्स में बता नहीं पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन सुविधा है कि पूरे भारतीय नागरिक जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका प्रैन अकाउंट पहले से फिक्स है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन पर्सनली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सिटीजन हैं तो ऑब्वियसली आपको खुद अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी एक सुविधा ऑलरेडी दे रही है तो ऑब्वियसली आपका उसमें भी पैसा जा सकता है, लेकिन प्रैन अकाउंट एक इंडिविजुअल का एक ही हो सकता है। संतोष, तो क्या सलाह होगी एक आम व्यक्ति को? आजकल हम देख रहे हैं कि लोग निवेश के अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल निवेश के तरीके हैं उनसे जो है वो खासतौर पे जो ये नेक्स्ट जेन है वो बचती है। तो उनके लिए क्या सलाह होगी? एनपीएस जो है वो एक अगर हम उम्र का दायरा देखें तो कौन सी सबसे बेस्ट उम्र है जहां से आपको एनपीएस में निवेश शुरू कर देना चाहिए? मिनिमम रकम और मैक्सिमम रकम तो एक डिफाइन है, फिर भी कितना आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए? सो प्रशांत, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट आप एनपीएस में कभी भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं कहूँगा कि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे उतना कम निवेश आपको करना पड़ेगा एक टारगेट कॉर्पस के लिए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम बहुत बार शो पे डिस्कस कर चुके हैं। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी कम राशि आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी एक करोड़पति या मल्टी करोड़पति बनने के लिए। लेकिन एक सिंपल तरीके से देखें तो बहुत लोग, बहुत इंडिविजुअल्स रिटायरमेंट को एक टालते रहते हैं प्लानिंग को। सब लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत टाइम बाकी है, मुझे नहीं सोचना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक इंडिविजुअल लेट 30s या अर्ली 40s में पहुंचता है तब वो रियलाइज करता है कि उसने प्लानिंग नहीं करी और अभी बहुत बड़ा कॉर्पस जमा करने के लिए बहुत ज़्यादा राशि इन्वेस्ट करनी पड़ेगी पर मंथ। तो उसको अगर आप बचना चाहते हैं तो आप जल्दी शुरुआत करिए। आप भले ही अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करिए,
और जैसे आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं आप उसके हिसाब से अपनी सेविंग्स बढ़ाइए एनपीएस में। मैं कहूँगा जल्दी शुरुआत करेंगे तो बेटर रहेगा। सेकेंडली, आप अगर जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखे जाएं तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स वुड हैव गॉट 11 से 12% का रिटर्न, क्योंकि जो एक्टिव चॉइस है उसमें आप खुद अपना पैसा इक्विटी और डेट में डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप टिपिकल 75-25 पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 12 से 13% हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इवन उनकी जो कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, ऑटोमेटिक चॉइस वाले ऐसे लोकेशन प्लान्स हैं, उनके भी रिटर्न 10% से ऊपर ही होते हैं हर साल। तो ये चीज भले ही गारंटीड नहीं है, मार्केट लिंक्ड है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको प्लानिंग उस हिसाब से करनी है कि आपको कितना बड़ा कॉर्पस जमा करना है। आपको रिटायरमेंट की एज पे 2 करोड़ रुपए काफी है, 4 करोड़ रुपए काफी है, उसको 10%, 12%, 13% पे निकाल के आप एक मंथली इनकम डिसाइड कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं और इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर होगा। बिल्कुल संतोष, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, हालांकि बहुत सी चीज़ें आपने क्लियर की, लेकिन एक बेसिक फ़र्क जो है वो क्या इन दोनों में है और क्या गलतियां आमतौर पे लोग कर जाते हैं? प्रशांत, एक्चुअली एनपीएस को हम लोग अगर टीयर 1 अकाउंट से देखें तो ऑलरेडी काफी चीज समझने के लिए हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं फिर से उनको रिपीट करना चाहूंगा कि आप टीयर 1 को देखिए जो कि आपको 2 बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो बाकी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। एक तो एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग ऑफ 50,000 जो कि आपको कहीं से नहीं मिलती है बट एनपीएस से ही मिल सकती है। तो अगर आप सेक्शन 80C और सेक्शन 80C DD2 को अप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका टैक्स सेविंग जो कहीं और नहीं मिलता। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि इसमें एक लॉक इन है 60 साल का और कंपलसरी पेंशन है। आप अगर एक कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे या एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या कोई भी अदर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई भी चीज में आपको रेगुलर पेंशन की एक सुविधा अवेलेबल नहीं है जो कि एनपीएस देता है। तो आप एनपीएस को उन चीजों के लिए देखिए जो कहीं और नहीं मिलते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग और एक पेंशन की सुविधा। और तीसरी बात यह है कि टिपिकली जब पैसा लॉक्ड रहता है बहुत सालों तक और उस पर मार्केट लिंक रिटर्न मिलता है तो आपकी जो वेल्थ कंपाउंडिंग होती है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आप एनपीएस को ये देखिए कि आप एक रिटायरमेंट की प्लानिंग जो टिपिकली नहीं कर पाएंगे और पैसा खर्च कर देंगे उसको आप साइड में रख के हर साल हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बड़ी पूंजी सकती है क्योंकि लॉक्ड इन है, आप निकाल नहीं सकते। टिपिकली म्यूचुअल फंड को आप निकाल लेंगे, आप शायद यूलिप को भी निकाल लेंगे आफ्टर 5 इयर्स, लेकिन इसको नहीं निकाल पाएंगे, ये आपको एडवांटेज देगा। और अगर आप टीयर 2 में करना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि टीयर 2 एक एक्चुअली म्यूचुअल फंड तरीके से काम करता है। उसमें इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट डेट 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें असुविधा यह है कि उसमें जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो आपकी इनकम टैक्स के रेट पे अप्लाई किए जाएंगे। तो आप अगर इक्विटी फंड्स भी पैसा बेचेंगे तो आपको 30% का टैक्स लगेगा अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं तो एक्चुअली अगर आप टीयर 2 को देखेंगे तो एक डिसएडवांटेज तरीके से देखूंगा मैं उसको कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो टीयर 2 एक्चुअली जब तक टैक्स की उसमें जो गेन्स पे टैक्स का अमाउंट है वो कम नहीं होता है तब तक टीयर 2 में इन्वेस्ट करके आपको फायदा कुछ नहीं है। हाँ कि एक चीज है कि आप टीयर 2 में इन्वेस्ट करिए और साल में एक बार उस अमाउंट को टीयर 1 में ट्रांसफर करेंगे तो वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है टू इन्वेस्ट इन टीयर 2 एंड टीयर 1 में। तो मैं कहूंगा टीयर 2 का फायदा कुछ नहीं है एक एंड इन्वेस्टर को। आप टीयर 1 पे फोकस करिए, आप उससे एक्सपीरियंस लीजिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है आपकी नॉन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कि आपको टीयर 2 लगता है अट्रैक्टिव। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम विषय के हर पहलू को बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया। तमाम जो इसको लेकर जो लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, लोगों को जो इस पूरे पेंशन प्लान में जिस तरह की उनकी उसकी पेचीदगी नहीं समझ में आती है उसको बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर।